Now calling attention. Yogi Adityanath. Madam, I call the attention of the Minister of Health and Family Welfare to the following matter of urgent public importance, and I request that he may make a statement thereon. Situation arising out of rapid increase in cases of encephalitis in the country, particularly in eastern UP, and steps taken by the government in this regard. Honorable Minister, it's a long statement. Would you like to read out or would you like to lay it on the table? I leave it to the House and your instruction, Madam. इनको सदन के पटल पर रख देते हैं. अब आप बोलिए. महोदया, पिछले 11 वर्षों से देश की और ख़ासतौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश की एक महामारी की ओर मैं लगातार इस सदन का ध्यान आकर्षित करता रहा हूं, लेकिन इंसेफ्लाइटिस उन्मूलन की स्थिति यह है उस राजा के हाथी की तरह जो वास्तव में मर चुका है, मगर राजा की नाराजगी की डर से सच बोलने की हिम्मत कोई नहीं कर पा रहा है। स्वस्थ जीवन जीने की आज़ादी पूर्वी उत्तर प्रदेश के मासूमों को है या नहीं है, क्योंकि साल दर साल जो मौतें, मासूमों की मौतें पूर्वी उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, वह प्रदेश और केंद्र दोनों सरकारों की उपेक्षा को प्रदर्शित करता है। पिछले 31 वर्षों से पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष 2000 मासूमों की मौत मस्तिष्क ज्वर से होती है, चाहे वह जेई हो या फिर वीई हो या फिर अब एईएस। अब तक कोई ठोस दीर्घकालिक राष्ट्रीय उन्मूलन कार्यक्रम भारत सरकार ने इसके लिए लागू नहीं किया है। महोदया, पिछले 31 वर्षों से पूर्वी उत्तर प्रदेश में 50,000 से अधिक मासूम बच्चों की मौतें हुई हैं और लगभग इतने ही बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से अपाहिज हुए हैं। ये बीमारी पूर्वी उत्तर प्रदेश के 5 से 7 जनपदों में है। गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, देवरिया और आसपास के जो 5-7 जनपद हैं सर्वाधिक उससे प्रभावित हैं। स्वयं माननीय मंत्री जी ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि 7 दिसंबर 2009 तक इस बार इस बीमारी के 4185 मामले आए हैं, जिसमें 666 मौतें हुई हैं। और ये केवल इस बार का नहीं, हर वर्ष ये बीमारी है। मेरे पास पिछले 31 वर्षों के मौत के आंकड़े हैं। हर वर्ष मौतें हुई हैं। 2005 में लगभग 1500 मौतें हुई थी। ये माननीय मंत्री जी का ही एक जो जवाब मेरे पास आया, जिसमें उन्होंने ये आंकड़े मुझे उपलब्ध करवाए हैं, उसमें उन्होंने स्वयं मुझे इस बारे में बताया है कि 2005 में 6061 मरीज भर्ती हुए थे, इसमें 1500 की मौतें हुई। 2006 में 2320 मरीज भर्ती हुए थे, जिसमें 528 की मौतें हुई। 2007 में 3024 मरीज भर्ती हुए, जिसमें 645 की मौतें हुई। 2008 में 3012 मरीज भर्ती हुए, 537 की मौतें हुई। और
कल के जो आंकड़े हैं बीआरडी मेडिकल कॉलेज का, वो मैं लगभग 2516 मरीज भर्ती हुए हैं, जिसमें 516 की मौतें अब तक अकेले बीआरडी मेडिकल कॉलेज में हो चुकी हैं। कोई सेशन ऐसा नहीं होगा जब मैंने इस बीमारी की ओर सदन का ध्यान आकर्षित न किया हो। 2005 में एनडीए, उससे पहले एनडीए सरकार के समय माननीय सुषमा जी जब स्वास्थ्य मंत्री थी, उस समय मैंने व्यक्तिगत रूप से मिलकर के आग्रह भी किया था और वैक्सीनेशन उस क्षेत्र के लिए स्वीकृत हुए थे। एनडीए सरकार जाने के बाद वह वहीं तक सीमित रह गया। केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश के मेरे पास आज भी जो स्टेटमेंट माननीय मंत्री जी ने मुझे उपलब्ध करवाया है कि हम लोगों ने टीकाकरण कराया है, लेकिन टीकाकरण की स्थिति क्या है? टीकाकरण जिस कंपनी ने ये वैक्सीन बनाए थे, वो कंपनी स्वयं कहती है, और उसका रेफर भी मेरे पास है, उसने कहा है कि कम से कम 2 या 3 टीके इस बीमारी के लगने चाहिए 1 से 15 साल तक के बच्चों को। लेकिन 2005 में जो टीके आए होंगे, 2006 में वहाँ पहुँचे, वे टीके लगाए गए मई में, जबकि वो टीके जनवरी फरवरी में लगने चाहिए थे। 3 से 4 महीने उसको एक्टिवेट होने में लगते। मई जून में टीके लगे और एक टीका लगा, एक टीके के बाद दूसरा टीका नहीं लगाया गया। केवल माननीय मंत्री जी ने मुझे जवाब दे दिया कि उत्तर प्रदेश के 34 जिलों में हम लोगों ने टीके लगाए हैं, लेकिन एक ही बार लगा टीका। 2006 में टीके गोरखपुर में लगे थे, गोरखपुर आसपास के 5-7 जिलों में लगे थे, और उस बार जेई के मरीज कम आए थे। उस समय जापानी इंसेफ्लाइटिस के कम आए थे, कॉक्सकी वायरस के इंसेफ्लाइटिस के मरीज ज़्यादा, प्रदूषित जल से जो वायरस होता है, जो इंसेफ्लाइटिस होता है, उससे मौतें ज़्यादा हुई थी। उस समय जेई के 72 मरीज जेई पॉजिटिव के आए थे, लेकिन पुनः दोबारा और टीका न लगने के कारण 2007 में फिर 226 मरीज जेई पॉजिटिव के आए, 2008 में 156 मरीज जेई पॉजिटिव के आए, 2009 में 345 मरीज अब तक जेई पॉजिटिव के गोरखपुर में आ चुके हैं। ये जो जेई के केसेस लगातार वहां पर बढ़ोतरी होती जा रही है। सरकार ने केवल अब तक केवल उसके उपचार तक ही उसको सीमित रखने का प्रयास किया है। मैडम, उसको कभी भी उसका उन्मूलन हो, उस बीमारी को पूर्ण रूप से समाप्त किया जा सके, इसके बारे में कभी भी कोई ईमानदारी से पहल नहीं हो पाई। नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम जो 2007 में, जिसके तहत भारत सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है कि जेई 21 प्रदेशों में है, लेकिन अब तक इंसेफ्लाइटिस को उसके तहत नहीं लिया गया। अभी तक उसके लिए कहीं कोई व्यवस्था नहीं की गई, और पिछले 31 वर्षों से बीमारी से लगातार पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौतें हो रही हैं। लगातार इस बीमारी, जबकि घेगा है, फाइलेरिया है, आदि बीमारियों के बारे में उसको इस नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत लिया गया है, लेकिन इंसेफ्लाइटिस को अब तक नहीं लिया गया। यही नहीं, एनआरएचएम के तहत उत्तर प्रदेश को जो धनराशि उपलब्ध कराई गई थी, अगर उस धनराशि का केवल एक हिस्सा ही इंसेफ्लाइटिस उन्मूलन के लिए लग गया होता। मैंने इस बार अपनी आंखों से देखा है, बीआरडी मेडिकल कॉलेज में मरीजों को दवा नहीं मिली, दवा के अभाव में मरीजों ने दम तोड़ा है वहां, लेकिन एनआरएचएम का पैसा लगभग 800 करोड़ से ऊपर धनराशि वहां से वापस आ जाती है। अगर उसका एक भी हिस्सा उस बीमारी के उन्मूलन के लिए सरकार लगाई होती तो संभवतः ये नहीं होता। और मध्य यही नहीं, 2007 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रदेश और केंद्र दोनों सरकारों को एक निर्देश जारी किया था और कहा था जापानी इंसेफ्लाइटिस से जो वहां पर मौतें हो रही हैं, उन मौतों के बारे में कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर जेई
वो गोरखपुर में स्थापित किया जाए। वहां पे एक वायरोलॉजी सेंटर 2005 के बाद स्थापित तो हुआ, लेकिन वह एक केवल उच्च क्षमता का वह केवल एक क्लिनिकल जांच तक सीमित रह गया है। आज भी वहां पर कोई भी उस प्रकार के शोध नहीं हो पाते हैं। आश्चर्यजनक तो ये कि 31 वर्षों में कौन सा वो वायरस है जो यहाँ के मासूमों को लील रहा है, वह जेई है, वी है, एईएस है या और कौन सा वायरस है, कॉक्सिकी है, कौन सा है, अब तक न सरकार पता लगा पाई है, न एनआईवी पुणे उसका पता लगा पाई है। और गोरखपुर में जो वायरोलॉजी सेंटर स्थापित किया भी गया है वह मात्र एक जो है हाथी के दांत जो दिखाने वाले जैसी कहावत को ही चरितार्थ करता है। कोई लाभ उसका गोरखपुर में खोलने का नहीं हुआ। और जब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर जेई को स्थापित करने की बात आई तो सर्वाधिक मरीज गोरखपुर में हैं, ईस्टर्न यूपी में हैं, उसको स्थापित कर दिया गया एसजीपीजीआई लखनऊ में, गोरखपुर में स्थापित नहीं किया, जबकि वो गोरखपुर में स्थापित होना चाहिए था। और इसलिए जो 27 दिसंबर 2007 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी एक अंतर्राष्ट्रीय मानक का शोध केंद्र गोरखपुर में स्थापित करने के बारे में प्रदेश और केंद्र सरकार को निर्देशित किया था, यह कोर्ट के उस आदेश की अवमानना भी है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या स्वास्थ्य मंत्रालय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर जेई गोरखपुर में स्थापित करेगी? क्या वायरल रिसर्च सेंटर गोरखपुर को चित्रित करके वायरस की पहचान के सही कारक का पता लगाने के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश को इस महामारी से बचाने की किसी कार्य योजना को घोषित करेगी? 2008 में सीडीसी अटलांटा की एक टीम भी गोरखपुर आई थी। उस टीम ने गोरखपुर में तमाम नमूने लिए थे। उसने जल के नमूने लिए, रक्त के लिए, सीएसएफ के नमूने लिए, सीरम के नमूने लिए, लेकिन 1 साल हो चुका, अब तक उन नमूनों का क्या हुआ है अब तक कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं हो पाई है। अब तक हम लोग ये नहीं पता लगा, वहां पर यह पता नहीं चल पाया है कि आखिर यहां के मासूमों को हुआ क्या है, किस बीमारी से लोग मर रहे हैं, अब तक उस बीमारी का कोई पता नहीं लग पाया है। और महोदया, मैं आपके माध्यम से एक भी जानना चाहता हूं कि वर्ल्ड फ्लू के मामले में हम लोगों ने देखा कि सरकार ने बड़ा प्रचार प्रसार किया। स्वाइन फ्लू के मामले में भी मुझे लगता है कि जितना जापानी इंसेफ्लाइटिस से या मस्तिष्क ज्वर से जितनी मौतें पूर्वी उत्तर प्रदेश में और देश में हुई हैं, उसका 10% मौतें भी स्वाइन फ्लू या बर्ड फ्लू से नहीं हुई होंगी। लेकिन जो स्वास्थ्य शिक्षा का या प्रचार का समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से जो विज्ञापन होने चाहिए थे इस घातक बीमारी के बारे में, वह अब तक नहीं हुआ। जो तथ्य है कि इंसेफ्लाइटिस से जो मृत्यु दर है 30 से 50% है, जबकि स्वाइन फ्लू से अब तक की मौत की जो दर है वह 0.2 से 0.5% मात्र है। लेकिन अब तक सरकार ने उसके बारे में भी किसी प्रकार की कोई स्वास्थ्य शिक्षा या कोई विज्ञापन का कोई कार्यक्रम हो, जन जागरण का कोई अभियान हो, प्रशिक्षण का कोई कार्यक्रम हो, उसकी कोई घोषणा आज तक नहीं की है। मैं माननीय मंत्री से यह भी जानना चाहता हूं कि न तो बचाव, वहां पर उपचार की व्यवस्था है, आपने घोषणा की है, आपने इसमें कुछ चीजें यहां पर बताई हैं। आपने स्टेटमेंट में आपने कहा है कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज में आपने स्वयं स्वीकार भी किया है कि जो पूरे देश के अंदर मौतें हो रही हैं 80% मौतें पूर्वी उत्तर प्रदेश से हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे की तर्ज पर एक लेबोरेटरी आपने गोरखपुर में खोल तो दिया है, लेकिन वह केवल एक उच्च पैथोलॉजी लैब के अतिरिक्त तो कुछ भी जांच वहां पर नहीं हो पा रही है। एक वायरोलॉजिस्ट है लेकिन संसाधन नहीं, उनके पास स्टाफ नहीं। आपने रीजनल ऑफिस खोलने की बात गोरखपुर में कही, लेकिन वह रीजनल ऑफिस कहां काम कर रहा है यह हम लोगों को तक जानकारी नहीं है। जो मैं प्रति सप्ताह वहां बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जाकर के उन मरीजों को देखता हूं, वहां पर उसकी भी कोई अब तक कोई अता पता नहीं। और यही नहीं, जो आपने बीआरडी मेडिकल कॉलेज के बारे में कहा कि वेक्टर बॉर्न डिजीज सर्विलांस यूनिट आपने गोरखपुर में स्थापित किया, आखिर ये यूनिट है कहां पर? हमें जानना चाहते हैं यूनिट आखिर गोरखपुर में है या किसी अन्य जगह आपने स्थापित कर दी है, क्योंकि आपने जो जवाब दिया है
उसकी दृष्टि से अभी तक हम लोग तो यही मांग कर रहे हैं कि गोरखपुर में ये सब चीजें होनी चाहिए। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश के बच्चे केवल गिनी पिग्स हैं जिनको टेस्ट एनिमल के रूप में केवल उन पर प्रयोग करते रहेंगे, या उन बच्चों के इस घातक महामारी के उन्मूलन की दिशा में सरकार किसी कार्य योजना पर कार्य करके, जो माननीय उच्च न्यायालय ने गोरखपुर के बारे में स्पष्ट आदेश दिया था, आदेश की प्रति मेरे पास है, जिसमें उन्होंने गोरखपुर में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर जेई के खोलने के बारे में आदेश किया था, जिसको प्रदेश और केंद्र दोनों सरकारें जिसको फंडिंग करेंगी, जिसका संचालन करेंगी, वह या तो एसजीपीजीआई से संबद्ध हो या फिर गोरखपुर में ऑटोनॉमिक बॉडी के रूप में वह कार्य करे। इस दृष्टि से मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर जेई, क्योंकि 90% मरीज अगर गोरखपुर और आसपास के 5-7 जिलों से हैं या बिहार से हैं या फिर नेपाल से आते हैं, गोरखपुर में आते हैं, पूछ के समाप्त तो मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर जेई को गोरखपुर में स्थापित करने की दिशा में आप क्या कदम उठा रहे हैं, और साथ ही साथ जो बच्चे इस बीमारी से विकलांग हो जाते हैं, एक बहुत बड़ी संख्या। मैडम, जब आप सामाजिक कार्य और अधिकारिता मंत्रालय में मंत्री थी, मैं आपसे 2-3 बार स्वयं भी मिला था और मैंने आपसे भी अनुरोध किया था कि उन बच्चों के पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए। पिछले 31 वर्षों में 50,000 से अधिक मासूम बच्चे मैडम वहां पे शारीरिक और मानसिक रूप से अपाहिज हैं, विकलांगता के शिकार हैं, और असमय मौत उनकी होती है। एक मानव जिंदगी के रूप में रेंगती हुई जिंदगी उनकी हम लोग वहां पर देखते हैं। उनके पुनर्वास की कोई व्यवस्था आज तक नहीं हो पाई है। उन बच्चों के पुनर्वास और जापानी इंसेफ्लाइटिस के जो बच्चे आते हैं उनके मुफ्त में उपचार, क्योंकि सभी गरीब बच्चे हैं, झोपड़ी में रहने वाले लोगों के बच्चे हैं, किसानों के बच्चे हैं, जो रोग के कारण बताए गए हैं, जिन क्षेत्रों में ये बीमारी होती है वे सब गरीब बच्चे हैं, और इसलिए गरीब होने के कारण ये सजा उनको मिल रही है कि ना उनकी आवाज सरकारों के कानों तक पड़ती है और न उनकी आवाज केंद्र या यहाँ पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के कानों में पहुंचती है कि वह उनकी आवाज तक वहां तक पहुंचा सकें। इतनी बड़ी संख्या में मौतें हो रही है, इसलिए उनके मुफ्त में उपचार, बीमारी के उन्मूलन की दिशा में सरकार क्या कदम उठा रही है। वायरोलॉजी सेंटर को उच्चीकृत करने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने के बारे में सरकार क्या कदम उठा रही है। उन बच्चों जो बच्चे विकलांग हो जाते हैं उनके मुआवजा और उनके पुनर्वास की दिशा में सरकार क्या कदम उठा रही है। ठीक है, धन्यवाद। श्री जगदम्बिका पाल संक्षेप में बोलेंगे और अपना स्पष्टीकरण प्रश्न पूछिए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। माननीय सदस्य ने बहुत विस्तार से जापानी इंसेफ्लाइटिस के संबंध में, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम के संबंध में, कॉक्सी के संबंध में काफ़ी विस्तार से बातें कही हैं। मैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा, लेकिन इसकी गंभीरता की तरफ मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा सरकार का, सम्मानित सदन के माध्यम से, कि माननीय सदस्य ने गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के एक छत